इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? स्टील की फैक्ट्री के अंदर काफी अंधेरा था। फैक्ट्री के बीचों बीच कुछ रोशनी नजर आ रही थी, जहां हल्की हल्की हलचल भी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रमोद को अपने आप पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था। प्रमोद ने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काफी कम आदमी लगा रखे थे। भूमिका और इंस्पेक्टर अब्बास ने एक तरफ से गेट को सिक्योर कर लिया था। उनके कुछ आदमियों ने दूसरे गेट पर घेराबंदी कर ली थी। धीरज के आदमी भूमिका और इंस्पेक्टर अब्बास के इशारे पर अटैक करने के लिए रेडी थे। इंस्पेक्टर अब्बास एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि प्रमोद के गुंडों ने ताकत बढ़ाने वाली ड्रग ले रखी होगी, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक ताकत काफी बढ़ चुकी होगी। इतने खतरनाक लोगों से लड़ने के लिए धीरज के आदमी ट्रेन नहीं थे। इंस्पेक्टर अब्बास पर धीरज के आदमियों की जान की सिक्योरिटी का भी जिम्मा था। वो किसी की जान को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे, यहाँ तक कि वो प्रमोद के आदमियों को भी जिंदा पकड़ना चाहते थे। इंस्पेक्टर अब्बास जानते थे कि इतनी खतरनाक पावर ड्रग लेने के बाद वो लोग पहले से मौत के मुंह में अपने आप को ढकेल चुके थे। वो ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि प्रमोद के साथ जितने भी लोग मौजूद थे, उसमें से ज्यादातर लोग ब्रेन वॉश थे, जिन्हें अपनी ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कुछ पता नहीं था। बस किसी के कहने पर उन्होंने प्रमोद के साथ चलने का फैसला कर लिया था। छोटे शहरों में बड़ी ही आसानी से युवा वर्ग को ब्रेन वॉश किया जा सकता था। पावर ड्रग की तलाश में भटक रहे युवाओं को बड़ी ही आसानी से ब्रेन वॉश करके गलत रास्तों पर चढ़ाया जा सकता था। मगर इंस्पेक्टर अब्बास इन मासूम लोगों को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें गलत रास्ते पर चलने का अंजाम दिखाकर सही रास्ते पर ले आना चाहते थे। इंस्पेक्टर अब्बास ने भूमिका से कहा, देखो, हमारा मकसद उन लोगों को मारना नहीं है, हमें किसी भी तरह से उन लोगों को जिंदा पकड़ना है, खासकर प्रमोद को। अगर प्रमोद हमारे हाथ लग गया तो आगे की कड़ियां भी एक के बाद एक खुलती जाएंगी। भूमिका पूरी तरह से तैयार थी हमला करने के लिए। रोहित, अनिका और धीरज पीछे के दरवाजे पर पहरा देने लगे थे। इंस्पेक्टर अब्बास की प्लानिंग थी कि अगर प्रमोद और उसके गुंडे हमले से बचकर भागने की कोशिश करें, तो जो लोग इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका के हमले से बचने में कामयाब हो जाएं, वो लोग अनिका और रोहित की गिरफ्त में आ जाएं। इंस्पेक्टर अब्बास अनिका और रोहित की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए उन्हें पूरा भरोसा था कि वो दोनों मिलकर कुछ लोगों को जरूर अपनी गिरफ्त में ले सकते थे, जबकि ज्यादातर लोगों को इंस्पेक्टर अब्बास और उनकी टीम गिरफ्तार कर लेगी। जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास अपनी टीम के साथ प्रमोद के अड्डे की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे, अचानक उस छोटे से वेयर हाउस में हलचल नजर आने लगी। देखते ही देखते हलचल काफी बढ़ गई। रोशनी की वजह से फैक्ट्री के सामने वाली दीवार पर बड़ी बड़ी परछाइयां दौड़ती हुई नजर आने लगी। इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका समझ चुके थे कि प्रमोद और उसके आदमियों को खतरे के बारे में पता चल चुका था। इससे पहले कि वो लोग भागने की कोशिश करें, इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका दौड़कर उस छोटे से वेयर हाउस की ओर जाने लगे। जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास अपनी टीम के साथ वेयर हाउस के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि वेयर हाउस में कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी टीम से हर जगह लोगों को तलाशने का ऑर्डर दिया, मगर इससे पहले कि इंस्पेक्टर अब्बास की टीम वेयर हाउस में किसी को ढूंढ पाए, इंस्पेक्टर अब्बास को इस बात का एहसास हुआ कि पीछे से किसी ने वेयर हाउस का दरवाजा बंद कर लिया था। इंस्पेक्टर अब्बास ने सोचा था कि वो प्रमोद को अपने जाल में ट्रैप करेंगे, मगर वो खुद अपनी टीम के साथ प्रमोद के जाल में फंस चुके थे। प्रमोद ने इंस्पेक्टर अब्बास की टीम को उस वेयर हाउस के अंदर ट्रैप कर लिया था। इंस्पेक्टर ने अपनी नजरें घुमाकर प्रमोद को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर अब्बास को एहसास हो चुका था कि प्रमोद अपने लोगों के साथ वेयर हाउस से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। मगर अब इंस्पेक्टर अब्बास को इस बात की चिंता सताने लगी कि जिस सुनसान गेट पर रोहित, अनिका और धीरज पहरा देकर खड़े थे, वहां वो लोग सिर्फ 3 लोग थे और प्रमोद कम से कम 10-15 लोगों के साथ उस गेट से बाहर निकलने वाला था। इंस्पेक्टर अब्बास अब अपनी टीम के साथ वेयर हाउस से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें कहीं कोई ओपनिंग नजर नहीं आ रही थी। वहां उस छोटे से गेट पर अनिका, धीरज और रोहित काफी देर से पहुंच चुके थे। धीरज ने अनिका की ओर देखकर कहा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसी लड़की इतनी खतरनाक मिशन पर क्या कर रही है। तुम्हारी वजह से ये मिशन खतरे में पड़ सकता है।
रोहित बड़े ही ध्यान से फैक्ट्री के बीचों बीच बने वेयर हाउस पर नजरें बनाए खड़ा था। अनिका भी धीरज की बातों को इग्नोर करके बड़े ही ध्यान से अपनी चारों ओर नजर बनाकर रख रही थी। धीरज ने रोहित से कहा, मुझे आज पता चला कि आर्यन इतना कमजोर क्यों है। लगता है आर्यन अपनी माँ पर गया है, इसलिए हमेशा इतना सुस्त रहता है। आर्यन की क्वालिटीज उसकी माँ पर गई है, वरना कहाँ तुम और कहाँ। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि धीरज आर्यन को काफी नापसंद करता था। वैसे धीरज के पास कोई खास वजह नहीं थी। पहले तो धीरज को ये शक था कि दादी माँ को आर्यन ने ही सीढ़ियों से धक्का दिया था, मगर वो शक दूर हो जाने के बावजूद धीरज को आर्यन से कोई खास लगाव नहीं हुआ। धीरज को मन ही मन ये बात खटक रही थी कि ब्रह्मपुत्र के बलवीर सर ने धीरज को ट्रेन करने से मना कर दिया था, जबकि आर्यन को अपना शागिर्द बना लिया था। उस बात का गुस्सा अनिका पर उतारते हुए धीरज ने अनिका से कहा, क्या तुम जानती हो तुम्हारा बेटा कितना कमजोर है? ये तो शुक्र है कि वो रोहित मारवा का बेटा है, वरना पता नहीं बड़ा होकर क्या करता। अनिका को अपने बेटे के लिए कही हुई ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए पहली बार अपनी नजरें फैक्ट्री से हटाते हुए अनिका ने धीरज से कहा, क्या आप एक बात जानते हैं कि आने वाले 10 सालों के बाद अगर आपके और आर्यन के बीच में एक रेसलिंग की फाइट रखी जाए तो आर्यन आपको आसानी से हरा देगा। हाँ, अभी वो 6 साल का बच्चा है, मगर 10 साल गुजरने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि मेरा बेटा कमजोर है या नहीं। इस बात पर धीरज ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारी बात सही है। मैं जानता हूँ कि ऐसा ही होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आर्यन काफी ताकतवर है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आर्यन बलबीर सर की एकेडमी में ट्रेन हो रहा है, और 10 सालों तक उनकी एकेडमी में ट्रेन होने के बाद कोई भी बच्चा इतना तो ताकतवर हो ही जाएगा कि किसी आम रेसलर को किसी मैच में हरा दे। मगर इतना याद रखना कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी में आर्यन को सिर्फ इसलिए एडमिशन मिला है क्योंकि वो रोहित मारवा का बेटा है। सुखबीर सर के एकेडमी में रोहित ने काफी नाम कमाया है, यहाँ तक कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी भी रोहित की फैन है। अगर रोहित ना होता तो बलवीर सर कभी भी आर्यन को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार नहीं होते। अनिका को इस वक्त धीरज के ओवर कॉन्फिडेंस पर तरस आ रहा था। रोहित सब कुछ अच्छी तरह से सुन पा रहा था, मगर रोहित का इस वक्त ध्यान पूरी तरह से प्रमोद और उसकी गैंग पर कॉन्सेंट्रेटेड था। रोहित जानता था कि बहुत जल्द धीरज को अपने ही किए पर पछतावा होने वाला था। तभी अचानक रोहित ने देखा कि वेयरहाउस से कुछ लोग दौड़कर बाहर की ओर आ रहे थे। वो सभी के सभी लोग उसी गेट की तरफ भाग कर आ रहे थे जिस गेट पर रोहित खड़ा था। अचानक जब रोहित उन लोगों का रास्ता रोकने के लिए आगे आया तो वो लोग रोहित को देखकर चौंक गए। वो 7-8 लोग थे। रोहित और अनिका ने सोचा था कि प्रमोद के साथ इस वक्त वेयरहाउस में कम से कम 25 से 30 लोग मौजूद होंगे, मगर शायद उनका अंदाजा गलत निकला था। काफी कम लोग प्रमोद के साथ अंदर मौजूद थे, मगर रोहित अच्छी तरह से जानता था कि वो सारे के सारे पावर ड्रग के इन्फ्लुएंस के अंडर थे, इसलिए उनकी शारीरिक ताकत आम लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी। रोहित ने खुद विक्रम के साथ लड़कर इस बात को महसूस किया था। विक्रम और उसके साथी पावर ड्रग लेने के बाद काफी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। तभी रोहित की नजर उन लोगों के बीच खड़े एक लंबे से आदमी पर पड़ी। उसके बाल घुंघराले और लंबे थे। उस आदमी के बाल उसके कंधे तक पहुंच रहे थे। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने हरे रंग की कॉन्टैक्ट लेंस पहन रखी थी। कद काठी में वो काफी ऊंचा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंटरनेशनल बॉडी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। रोहित ने उस आदमी को देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि हो ना हो वही आदमी प्रमोद था, और रोहित का अंदाजा ठीक भी निकला। उस आदमी ने अपने आदमियों को पीछे करते हुए उनसे कहा, तुम सब लोग फिक्र मत करो, इन लोगों को मैं चुटकी में मसल दूंगा, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। जिस तरह से प्रमोद उन लोगों को सिक्योरिटी दे रहा था, रोहित ने अंदाजा लगा लिया था कि वही लंबे बाल वाला आदमी प्रमोद था। अचानक ही धीरज ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रोहित, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, चाहे ये लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम बस किसी भी तरह अपने आप को बचा कर रखना। मारवा खानदान और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए तुम्हारा यहाँ से जिंदा लौटना बहुत जरूरी है, और तुम फिक्र मत करना, मैं अनिका को भी कुछ नहीं होने दूंगा। रोहित को ये कहने के बाद धीरज अनिका को इशारा करते हुए कहने लगा, जाओ तुम उस बड़े से कंटेनर के पीछे जाकर छुप जाओ,
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस बार भी हमेशा की तरह अनिका ने धीरज की बात को इग्नोर करते हुए प्रमोद पर अपनी नजरें बनाए रखी। अपने सामने खड़े तीनों लोग पर नजरें घुमाते हुए प्रमोद ने अपने आदमियों से कहा, मुझे लगता है वो आदमी जो बीच में खड़ा है वही इन लोगों का बॉस है। एक काम करो, सबसे पहले उसी को खत्म कर दो ताकि बाकी दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाएं। अपने बॉस की बात सुनते ही एक काफी भारी और वजनदार आदमी अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर रोहित के सामने आया। जैसे ही उस आदमी ने रोहित पर उस लोहे की रॉड से वार करने की कोशिश की, रोहित ने कराटे का एक दांव लगाते हुए उस आदमी को जमीन पर पटक दिया। इतने ताकतवर और वजनदार आदमी को जमीन पर इस तरह आसानी से पटकते हुए देखकर प्रमोद ने चौंक कर रोहित की ओर देखा। प्रमोद ने अपने आदमियों को पीछे करते हुए कहा, चलो आज पता चल जाएगा कि आखिर हमें जो ताकत तोहफे में मिली है वो कितनी असरदार है। प्रमोद के आदमियों ने प्रमोद को रोककर रोहित के साथ लड़ने की पहल की, मगर प्रमोद ने उन सबको पीछे धकेलते हुए कहा, इससे तो मैं मजा चखाऊंगा, तुम लोग तब तक उन दोनों का काम निपटा दो। धीरज प्रमोद की ताकत देखकर समझ चुका था कि प्रमोद के साथ लड़ना धीरज के बस में नहीं था, मगर धीरज को रोहित पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो प्रमोद को जरूर हराने में कामयाब हो जाएगा। हालांकि प्रमोद की शारीरिक ताकत देखकर धीरज को यह भी अंदाजा हो गया था कि रोहित के लिए भी प्रमोद को हराना आसान नहीं होने वाला था। इसलिए रोहित के कंधे पर फिर से अपना हाथ रखते हुए धीरज ने कहा, तुम बस प्रमोद से लड़ो, उसके बाकी सारे आदमियों के साथ मैं लड़ लूंगा। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं अनिका पर आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रमोद के साथ लड़ना, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, तुम अपना ध्यान भटकने नहीं देना। एक बार तुमने प्रमोद को पटक दिया तो ये सारे के सारे प्रमोद के पिल्ले तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। इससे पहले कि रोहित धीरज से कुछ कहता, प्रमोद अपना एक पांव जोर से जमीन पर पटकते हुए तेजी से रोहित की ओर आगे बढ़ा। वहां प्रमोद के आदमी धीरज और अनिका की ओर दौड़ लगाने लगे। अचानक ही अनिका को अपने पीछे करते हुए धीरज ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर प्रमोद के आदमियों की ओर दौड़ना शुरू किया। प्रमोद के 6-7 आदमी, जो कि शरीर में धीरज से कई ज्यादा गुना ताकतवर थे, उन लोगों को अपनी ओर दौड़ता हुआ देखकर धीरज समझ चुका था कि उन लोगों को अकेले हराना धीरज के बस में नहीं था। मगर फिर भी मैदान जंग में पीछे हटना धीरज ने भी नहीं सीखा था। धीरज ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर प्रमोद के एक गुंडे को कॉलर से पकड़ा और जमीन पर पटकने की कोशिश की, मगर उस आदमी ने एक ही हाथ से धीरज को गर्दन से पकड़कर हवा में उछाल दिया। जैसे ही धीरज नीचे जमीन पर गिरा, उस आदमी ने अपना एक पांव धीरज की छाती पर रख दिया। धीरज को अब लगने लगा था कि इस आदमी के साथ लड़ना उसके लिए उसकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई साबित हो सकती थी, मगर धीरज भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। धीरज ने आज तक रोहित से मार्शल आर्ट के बारे में जो कुछ भी सीखा था, वो हर टेक्निक एक एक करके अपने दिमाग में सोचने लगा। उस आदमी ने लगातार धीरज की छाती पर फोर्स देना जारी रखा। धीरज ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर एक झटके से उस आदमी का पांव अपनी छाती से हटाया। झटके के कारण वो आदमी धीरज के ठीक बगल में आकर गिरा। जमीन पर जैसे ही उस आदमी का शरीर टकराया, धीरज तुरंत उस आदमी के सीने पर बैठ गया और लगातार एक के बाद एक मुक्कों की बारिश उस आदमी के चेहरे पर करता रहा। धीरज जोर जोर से चिल्लाते हुए एक के बाद एक उस आदमी के चेहरे पर मुक्कों का वार करने लगा। कुछ देर तक लगातार उस आदमी पर वार करने के बाद धीरज को एहसास हुआ कि वो आदमी बेहोश हो चुका था। धीरज की सांसें फूलने लगी थी। धीरज के माथे से काफी पसीना बह चुका था। उसका पूरा शरीर मिट्टी से मैला हो चुका था। अपने आप को संभालते हुए धीरज फिर से अपने कदमों पर खड़ा हुआ। कुछ देर तक तेज सांसें लेने के बाद धीरज को इस बात का एहसास हुआ कि अभी तो उसने प्रमोद के सिर्फ एक आदमी को हराया है। अभी प्रमोद के 6 और साथी बाकी थे, जो शायद धीरज के ठीक पीछे खड़े धीरज से लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। धीरज मुड़ने से पहले कुछ देर आसमान की ओर देखता रहा। आसमान में देखकर धीरज ऊपर वाले से अपने शरीर में एक्स्ट्रा शक्ति की प्रार्थना करने लगा। वो जानता था कि प्रमोद के 6 ताकतवर साथियों से लड़ना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था, मगर वो जानता था कि किसी भी हालत में उसे इस लड़ाई में रोहित का साथ देना था। धीरज ये भी जानता था
कि उसे नाजुक सी भोली भाली अनिका को भी इन खतरनाक गुंडों से बचाना था। इसलिए फिर से अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर धीरज अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाने लगा। जैसे ही धीरज उन ताकतवर गुंडों से लड़ने के लिए अपनी जगह से पीछे मुड़ा, धीरज की आवाज अचानक उसके गले के अंदर ही बैठ गई। धीरज ने देखा कि जिन खतरनाक गुंडों के साथ लड़ने के लिए उसने ललकार लगाई थी, वो सारे गुंडे जमीन पर बेहोश पड़े थे। अनिका ठीक उनके बीचों बीच खड़ी थी। धीरज फटी हुई आंखों से अनिका को देखता रहा। जमीन पर गिरे हुए गुंडों में एक गुंडा दर्द के मारे तड़प रहा था। धीरज ने उस गुंडे के पास जाकर धीरे से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम लोग आपस में क्यों लड़ पड़े? तुम लोग अचानक ही एक दूसरे से क्यों लड़ पड़े? प्रमोद का वो साथी दर्द से तड़पते हुए धीरज को कहने लगा, अरे बेवकूफ, हम लोग एक दूसरे से नहीं लड़े, हमें पटक पटक कर मारा गया है। धीरज को आखिर समझ नहीं आ रहा था कि प्रमोद के गुंडों को किसने इतनी बुरी तरह से पटक पटक कर मारा था। धीरज कंफ्यूज होकर यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी अचानक धीरज की नजर अपने दो साथियों पर पड़ी, जो रोहित, धीरज और अनिका के साथ साथ पीछे के गेट पर पहरा देने आए थे। अपने दोनों साथियों के पास पहुंचकर धीरज ने उन दोनों के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश मेरे शेरों, आज तुमने साबित कर दिया है कि मैंने तुम लोगों को अपना खास आदमी चुनकर कोई गलती नहीं की। अपनी होने वाली भाभी की इज्जत और जान बचाने के लिए तुम लोगों ने जो कारनामा किया है, उसे मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हमेशा याद रखेगी। धीरज के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर उन दोनों आदमियों के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर धीमी आवाज में धीरज को जवाब देते हुए उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे सर, इन लोगों को हमने नहीं मारा, भला हम कैसे इन ताकतवर लोगों के साथ मुकाबला कर सकते हैं? अपने आदमी की बात सुनकर धीरज फिर से कंफ्यूज हो गया। वो फिर से यहाँ वहाँ नजरें घुमाने लगा, मगर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। अनिका को कंटेनर के पीछे छुपने का इशारा करते हुए धीरज ने अपने आदमियों से कहा, क्या कह रहे हो? हमारे अलावा यहाँ और कौन मौजूद है जिसने ये सब कुछ किया है? लगता है हमें किसी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। हमें हमारी होने वाली भाभी अनिका को बचाना होगा। अपने आदमियों को ये कहने के बाद धीरज ने दौड़कर अनिका का हाथ पकड़ा और अनिका से कहा, चलो अनिका, उस कंटेनर के पीछे जाकर छुप जाओ। जिस आदमी ने तुम्हें बचाया है, हो सकता है वो हमारा दुश्मन हो, और ऐसा करने के पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी चाल हो। तभी अनिका ने अपना हाथ धीरज के हाथ से छुड़ाया और धीरज से कहा, मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी जमीन पर गिरा हुआ आदमी, जो दर्द से तड़प रहा था, उसने धीरज की ओर देखकर कहा, अरे बेवकूफ, जिस लड़की ने हमें इतनी बुरी तरह से पटक पटक कर मारा है, तुम उसे बचाने की बात कर रहे हो? मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी ताकतवर लड़की कभी नहीं देखी। एक एक मुक्के में हजार हजार किलो का वजन था और स्पीड इतनी कि कोई कुछ समझ पाता। उससे पहले तो इसने हम सबको जमीन पर पटक दिया था। दर्द से तड़प रहे उस गुंडे की बात सुनकर धीरज के होश उड़ गए। धीरज को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दुबली पतली सी कमजोर दिखने वाली लड़की ये कारनामा कर सकती थी। धीरज को यकीन था कि जरूर जमीन पर गिरे गुंडे से कोई ना कोई गलती हो रही थी। इसलिए जमीन पर गिरे उस आदमी को दोनों कंधों से पकड़ते हुए धीरज ने पूछा, अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? जरा सोच समझ कर बताओ, क्या इस छोटी सी लड़की ने तुम लोगों की यह हालत की है? उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए धीरज से कहा, अरे लड़की नहीं है, ये कयामत है, कयामत। ये कहते हुए वो आदमी अनिका की ओर देखने लगा। अनिका को देखते ही उस आदमी के चेहरे पर घबराहट बढ़ने लगी। देखते ही देखते वो आदमी बेहोश हो गया। धीरज अपनी जगह से खड़े होते हुए फटी हुई आंखों से अनिका को देखने लगा। धीरज को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने अपनी जिस भाभी को कमजोर और डेलिकेट बताया था, वो इतनी ताकतवर हो सकती है कि इतने खतरनाक गुंडों को कुछ ही पलों में उसने ढेर कर दिया था। इससे पहले कि धीरज कुछ सोच पाता या समझ पाता, अचानक ही जमीन पर पड़ा प्रमोद का एक गुंडा अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक बड़ा सा चाकू निकालकर उसने अनिका के गले पर रख दिया। धीरज और धीरज के दोनों साथियों को वार्न करते हुए उसने कहा, मुझे यहाँ से निकल जाने दो, वरना इस लड़की की लाश कुछ देर में यहाँ पड़ी हुई नजर आएगी। चाहे इस लड़की में कितनी भी ताकत हो, मगर इस धार चाकू से इसकी मुलायम गर्दन बच नहीं पाएगी। ये कहते हुए उस आदमी ने उस चाकू की धार अनिका के गले पर लगा दी। चाकू की धार इतनी तेज थी कि अनिका के गले से तुरंत खून बहने लगा।
ये देखकर धीरज काफी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को बचाने के लिए क्या करता। कोई कुछ सोच पाता या समझ पाता, उससे पहले अनिका ने उस गुंडे का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उस गुंडे के हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिरा। जितनी तेजी से चाकू जमीन पर गिरा था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से अनिका ने उस गुंडे को जमीन पर पटक दिया। उस गुंडे का शरीर जब जमीन से टकराया तो 3-4 हड्डियों के एक साथ टूटने की आवाज सभी के कानों पर पड़ी। वो गुंडा दर्द से इतनी जोर से चीखा कि उसकी चीख पूरी होने से पहले ही वो दर्द की वजह से बेहोश हो गया। धीरज की आंखों के सामने अनिका ने इतने ताकतवर गुंडे को आसानी से जमीन पर पटक दिया था। धीरज ने ये तो नहीं देखा था कि अनिका ने किस तरह से प्रमोद के गुंडे को अकेले अपने दम पर हराया था, मगर इस वक्त धीरज की आंखों के सामने अनिका ने जो कराटे के दाव पेच दिखाकर इतने खतरनाक गुंडे को जमीन पर पटका था, वो देखकर धीरज को यकीन हो गया था कि उसके सामने खड़ी उसकी होने वाली भाभी कोई डेलिकेट और नाजुक लड़की नहीं थी, बल्कि बेहद ताकतवर और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट लड़की थी। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका अपने साथियों के साथ वहां पर आ पहुंचे। रोहित ने प्रमोद को बालों से पकड़कर वहीं पर सबके बीचों बीच जमीन पर लाकर पटका। इससे पहले कि इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका प्रमोद से कोई पूछताछ करते, भूमिका की नजर अनिका के गले के जख्म पर पड़ी। भूमिका तुरंत अनिका के पास दौड़कर गई और अपनी जेब से रुमाल निकालकर अनिका के गले पर रुमाल लगाते हुए धीरज से कहने लगी, ये क्या किया तुमने? तुम अपनी होने वाली भाभी का ध्यान नहीं रख सकते? जमीन पर पड़े गुंडे और उसकी बगल में पड़े चाकू को देखकर भूमिका ने धीरज से कहा, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। अरे इतना खतरनाक आदमी है, नजदीक पहुंचा ही कैसे? क्या वक्त रहते तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि ये लोग अनिका को टारगेट करने की कोशिश कर सकते थे? चलो माना कि रोहित वहाँ प्रमोद और उसके आदमियों के साथ लड़ रहा था, मगर तुम तो अपने आदमियों के साथ यहाँ पर थे। क्या तुम अनिका को सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे? धीरज को समझ नहीं आ रहा था कि वो भूमिका की इस बात का क्या जवाब देता। वो जिसे सिक्योरिटी देने की बात कर रही थी, वो तो खुद ही धीरज को सिक्योरिटी दे सके उतनी ताकतवर थी। भूमिका ने अपने ऑफिसर से कहा, ये जमीन पर गिरे हुए सारे गुंडों को अरेस्ट कर लो और जाकर पुलिस वैन में डाल दो। इसके बाद अनिका के गले पर लगा जख्म दबाते हुए भूमिका ने अनिका से कहा, हमें इन लोगों का अड्डा मिल गया है जहाँ ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। एक छोटी सी लेबोरेटरी बना रखी है इन लोगों ने ड्रग बनाने की। अनिका जल्द से जल्द देखना चाहती थी कि आखिर खतरनाक पावरफुल ड्रग को कहां और किस तरह बनाया जाता था। कुछ लोगों ने प्रमोद को रस्सियों से बांध लिया और सारे लोग लेबोरेटरी की ओर आगे बढ़ने लगे। अनिका ने जैसे ही लेबोरेटरी को देखा, वो हैरान रह गई। इतने खतरनाक पावर ड्रग को बनाने के लिए जिस तरह की जगह को इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जगह एक मामूली गोडाउन से ज्यादा और कुछ नहीं थी। अनिका जानती थी कि खतरनाक ड्रग्स पावरफुल केमिकल्स के मिलने की वजह से बनते थे और इस तरह के ड्रग्स को बनाने के लिए कई तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखने होते थे। मगर इस जगह को देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई मामूली पटाखे बनाने वाली छोटी सी फैक्ट्री हो। अनिका हैरान होकर प्रमोद की ओर देखने लगी। प्रमोद अनिका के चेहरे से समझ चुका था कि वो क्या पूछना चाहती थी। भूमिका ने प्रमोद के बाल खींचकर प्रमोद से पूछा, सच बताओ कि ये ड्रग तुम कहाँ बनाते हो और कैसे बनाते हो? प्रमोद अच्छी तरह से जान चुका था कि अब वो पूरी तरह से पकड़ा जा चुका था और अब बचने का कोई रास्ता प्रमोद को नजर नहीं आ रहा था। इसलिए सच्चाई बताते हुए प्रमोद ने भूमिका से कहा, मैं ये ड्रग खुद नहीं बनाता हूँ, मैं तो इसे खरीदता हूँ। भूमिका ने प्रमोद के बाल और जोर से खींचते हुए प्रमोद से पूछा, किससे खरीदते हो? कौन है वो? प्रमोद ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, यूरोपीय देशों में कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह के ड्रग्स की डीलिंग करते हैं। हम भी उन्हीं के पास से ये ड्रग्स मंगवाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कि एक काफ़ी पावरफुल ड्रग मार्केट में आया है जिसे इस्तेमाल करने पर इंसान अपने शरीर में 100 हाथियों की ताकत ला सकता है। ऐसे ड्रग की हमारे देश में काफ़ी मांग है क्योंकि हमारे देश में लोग जल्द से जल्द ताकतवर बनकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। भूमिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए प्रमोद से कहा, तुम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस तरह का जहर बच्चों को बेचने के लिए तैयार हो गए? प्रमोद ने अपनी गर्दन झटकते हुए भूमिका से कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है इस तरह के खतरनाक ड्रग्स को आम लोगों में फैलाने का।
मगर मुझे मजबूर होकर ये सब कुछ करना पड़ा। प्रमोद की बात सुनकर भूमिका हैरानी से अनिका की ओर देखने लगी। इस तरह के खतरनाक ड्रग्स देश के युवा लड़के लड़कियों में फैलाने के लिए आखिर प्रमोद को किस तरह मजबूर किया जा सकता था? ये बात सभी लोग प्रमोद के मुंह से सुनना चाहते थे। प्रमोद ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे बेटे को टर्मिनल कैंसर है। उसे बचाने के लिए मुझे काफी पैसों की जरूरत थी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कोई ऐसा काम ढूंढना था जो मुझे काफी कम वक्त में कई सारे पैसे दे सके। जब मैंने इस पावरफुल ड्रग के बारे में सुना तो मैंने इस धंधे में अपना हाथ आजमाने के लिए अपनी तैयारी दिखाई। जो ड्रग मुझे मिल गया था वो असली ड्रग नहीं था। इस तरह के ड्रग्स के काफी नकली ड्रग्स भी मिलते हैं बाजार में। कहा जाता है कि जो असली ड्रग है, अगर वो कोई इंसान ले ले तो उसके अंदर शैतानी ताकत आ जाती है। मेरे पास जो ड्रग है वो तो उसकी एक कॉपी है। यूं समझ लीजिए कि मैं जो बेचता हूँ वो सिर्फ 1% असर दिखाता है असली ड्रग का। हाँ, मगर ये काफी कम पैसों में बन जाता है। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि प्रमोद जिस तरह के ड्रग बेच रहा था उस ड्रग के क्या साइड इफेक्ट हो सकते थे। भूमिका और इंस्पेक्टर अब्बास भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। प्रमोद के चेहरे पर जोर से एक मुक्का मारते हुए भूमिका ने कहा, क्या तुम जानते हो तुम जिस ड्रग के बारे में बात कर रहे हो वो कितना खतरनाक है? ऊपर से ऐसी ड्रग की भी नकली कॉपी बनाकर तुम और भी खतरनाक ड्रग को जन्म दे रहे हो। ऐसी ड्रग अगर हमारे देश के जवान लड़के लड़कियों में फैला दिए जाएं, तो सब एक एक करके मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। प्रमोद ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, आप मेरी बात समझी नहीं। जो असली ड्रग है उससे काफी कम ताकतवर है ये, इसलिए इसके साइड इफेक्ट भी काफी कम होते हैं। मैंने सुना है कि जो असली ड्रग है, अगर उसका दूसरा डोज 18 साल के ऊपर के लोगों को ना मिले तो वो लोग कुछ ही महीनों में मर सकते हैं। इसलिए वो ड्रग ज्यादातर बच्चों को दिया जाता है। मगर मेरे पास जो नकली ड्रग है उसका असर भी कम है और वो कम खतरनाक भी है। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि पावर ड्रग के फॉर्मूला कुछ फेरबदल करने से पावर ड्रग में मिलता जुलता ड्रग तैयार किया जा सकता था। वो पावर ड्रग के मुकाबले कम असरदार होगा, मगर साथ साथ कम खतरनाक भी होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि उसके साइड इफेक्ट नहीं थे। जो मौत पावर ड्रग की वजह से 1 महीने में आ सकती थी, वो इस तरह की ड्रग की वजह से 5 महीनों बाद आती। मगर ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों की मौत पक्की थी। अनिका जानती थी कि वो जिस चीज को ढूंढ रही थी वो उसे इस गोदाम में नहीं मिलने वाला था। अनिका के चेहरे पर निराशा साफ नजर आने लगी थी। रोहित भी अनिका के चेहरे को देखकर समझ गया था कि अनिका काफी निराश हो गई थी। अनिका V16 पावर ड्रग की तलाश में जमीन आसमान एक कर रही थी। प्रमोद के बारे में पता चलते ही अनिका को लगा कि शायद वो पावर ड्रग के रैकेट तक पहुंचकर ये पता लगाने में कामयाब हो जाए कि आखिर कौन लोग थे जो V16 पावर ड्रग तक पहुंचना चाहते थे। अनिका किसी भी तरह V16 तक पहुंचने में जो लोग अनिका के साथ रेस में दौड़ रहे थे उन्हें एक एक करके एलिमिनेट करना चाहती थी, क्योंकि अनिका जानती थी कि अगर वो किसी भी तरह V16 पावर ड्रग तक पहुंचने में कामयाब हो गई तो उसके साथ साथ उसका पीछा करते हुए कई लोग भी V16 पावर ड्रग को हथियाने के लिए तैयार खड़े होंगे। अनिका सर झुकाकर वेयरहाउस से बाहर निकलने लगी। रोहित भी ठीक अनिका के पीछे पीछे जाने लगा। धीरज रोहित को इस तरह किसी के पीछे पीछे चलते हुए पहली बार देख रहा था। अचानक ही धीरज के दिमाग में एक साथ कई सारी बातें घूमने लगी। अनिका को देखते ही धीरज को ये ख्याल भी आया कि अनिका की फाइटिंग वाकई कमाल की थी। इसका मतलब साफ था कि अनिका भी एक ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट थी। धीरज ने हमेशा से ही मन ये सोचा था, रोहित किसी लड़की को पसंद करे तो वो बिल्कुल ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी जितनी पावरफुल हो। आज रोहित का रवैया देखकर धीरज धीरे धीरे समझने लगा था कि आखिर अचानक इतने सालों बाद रोहित क्यों किसी लड़की के पीछे दीवाना हुआ था। इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका प्रमोद के साथ पकड़े गए लोगों को अपने साथ लेकर जाने की तैयारी करने लगे। जब अनिका अपनी कार में बैठी तो रोहित भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रोहित जानता था कि अनिका काफी परेशान थी। जैसे ही रोहित ने कार स्टार्ट की, अचानक ही धीरज अनिका की खिड़की के पास आया। अनिका ने जैसे ही खिड़की का कांच नीचे किया, धीरज ने इस बार मुस्कुराते हुए बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ अनिका से कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा होने वाली भाभी जी, मैं आपको एक कमजोर और डेलिकेट लड़की समझता रहा, मगर आप सचमुच रोहित की पत्नी कहलाने के लायक हैं।
मुझे बहुत खुशी होगी जब आप रोहित के साथ शादी करके हमारे खानदान का हिस्सा बनेंगी। अचानक ही धीरज का बदला हुआ रूप देखकर अनिका ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। धीरज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से पूछा, क्या आपने ब्रह्मपुत्र एकेडमी में ट्रेनिंग ली है? अनिका ने भले ही ब्रह्मपुत्र एकेडमी से ट्रेनिंग नहीं ली थी, मगर बचपन में बलवीर ने अनिका को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी। इसलिए धीरज की बात में हामी भरते हुए अनिका ने कहा, हाँ, मैंने वहीं से ट्रेनिंग ली है। ये बात सुनते ही धीरज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरज ने कहा, तब तो आप ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी को भी अच्छी तरह से जानती होंगी। मैंने भी इस एकेडमी में एडमिशन लेने की कोशिश की थी, मगर बलबीर सर ने मुझे मना कर दिया था। अगर आप किसी तरह दीदी से कहकर उनसे मेरी ट्रेनिंग फिक्स कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। मैं बचपन से रोहित की तरह मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। आप रोहित से पूछ सकती हैं कि मुझे मार्शल आर्ट सीखने में कितनी दिलचस्पी है। अनिका ज्यादा वक्त धीरज के साथ बातचीत में गंवाना नहीं चाहती थी। अनिका के मन में कई और इम्पोर्टेंट बातें चल रही थी, मगर वो धीरज की बात को टालकर उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए अपने पर्स से अपना फोन निकालकर अनिका ने बलवीर सर को कॉल लगाया। कॉल कनेक्ट होते ही बलवीर सर ने अनिका से कहा, क्या बात है, आज इतनी रात गए जाग रही हो? 16 घंटे सोने वाली लड़की ने आज इस बूढ़े आदमी को क्यों याद किया? अरे भाई, मुझसे बात करके तुम्हारी 2-3 मिनट की नींद खराब हो जाएगी तो फिर तुम मुझे कोसोगी। अनिका ने अपना फोन लाउडस्पीकर पर रखा था। बलवीर सर की आवाज सुनते ही धीरज ने उनकी आवाज पहचान ली। बलवीर सर जिस तरह से अनिका के साथ बात कर रहे थे वो सुनकर धीरज हैरान रह गया। अनिका ने बलवीर सर से फोन पर बात करते हुए कहा, मैंने आपके लिए एक शागिर्द ढूंढ लिया है, आपको उसे ट्रेन करना है। बलवीर सर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ये तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो या मुझे ऑर्डर दे रही हो? मैं ऐसे ही किसी को अपना शागिर्द नहीं बना लेता। पहले मैं उसे देखूंगा, जांचूंगा कि वो मेरा शागिर्द बनने के लायक भी है या नहीं। ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हारे कहने पर मैं किसी को भी अपना शागिर्द बना लूंगा। बलवीर सर की बात बीच में काटते हुए अनिका ने कहा, देखिए, मैंने उसे दिल्ली भेज दिया है, आगे उसके साथ क्या करना है ये आप देख लीजिए। इससे पहले कि बलवीर सर अनिका की इस बात का जवाब दे पाते, अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और धीरज से कहा, वो तुम्हें जरूर ट्रेनिंग देंगे। अनिका जिस तरीके से बलवीर सर के साथ बात कर रही थी वो देखकर धीरज के होश उड़ गए। धीरज बलवीर सर का नेचर और उनकी पर्सनैलिटी अच्छी तरह से जानता था, मगर जिस तरीके से अनिका ने बलवीर सर से बात की थी, धीरज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई इंसान बलवीर सर के साथ इस तरह से बात कर सकता था। इससे पहले कि धीरज अनिका से और कोई बात करता, अनिका ने धीरज से कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अनिका का इशारा रोहित समझ चुका था। रोहित जानता था कि अनिका जल्द से जल्द वापस मनाली के मारवा हाउस पहुंचना चाहती थी। रोहित ड्राइव करके उस फैक्ट्री से कार निकाल कर ले गया। कुछ देर बाद रोहित अनिका को लेकर मारवा हाउस पहुंचा। धीरज भी अनिका और रोहित के पीछे पीछे ही कार ड्राइव करता हुआ मनाली वाले मारवा हाउस पहुंचा। जैसे ही अनिका और रोहित अपनी कार से निकलकर घर के अंदर जाने लगे, धीरज ने अनिका को रोकते हुए पूछा, आप लोग प्रमोद को अपने साथ नहीं लाए? रोहित ने धीरज की इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, हम लोग कानून को अपने हाथों में नहीं लेते। हाँ, उनकी मदद करने के लिए हमसे जो कुछ भी बन पड़ा हमने किया, मगर प्रमोद की पूछताछ करना, उसे कस्टडी में लेना भूमिका और इंस्पेक्टर अब्बास के हाथों में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी अब आगे वो अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर करेंगे। हमें उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। धीरज रोहित की ये बात सुनकर कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहा था। अब तक जो कुछ भी ड्रामेटिक चीजें धीरज के सामने हुई थी, धीरज को यही एक्सपेक्टेशन थी कि रोहित और अनिका किसी सुपर हीरो बुक के मुख्य किरदार बन जाएंगे। जैसे ही अनिका फिर से घर के अंदर जाने लगी, धीरज ने अनिका को रोकते हुए कहा, वैसे मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेहरबानी करके आप ये सारी बातें बलवीर सर या ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी से मत कीजिएगा, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। अनिका ने धीरज की आंखों में आंखें डालकर कहा, घबराओ मत, बलवीर सर का तो पता नहीं, मगर मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। कुछ सेकंड ये बात सुनकर धीरज मुस्कुराता रहा। धीरे धीरे धीरज के चेहरे का रंग बदल गया। वो सोच में पड़ गया। इस बात का मतलब उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था। जैसे जैसे अनिका की बात धीरज के दिमाग के अंदर जाने लगी, धीरज के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। धीरज अचानक अटकती हुई आवाज में अनिका से कहने लगा, इसका मतलब
आप ही ब्रह्मपुत्र एकेडमी की। इससे पहले कि धीरज अपनी बात पूरी कर पाता, रोहित अनिका को लेकर बंगले के अंदर चला गया। धीरज अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर यहाँ वहां देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज अचानक उसके साथ ये सब कुछ हो क्या रहा था। जिसे उसने कमजोर और मामूली लड़की समझा था, धीरे धीरे वो खुद एक सुपर हीरो साबित हो रही थी। रोहित और अनिका दोनों बंगले के अंदर जाकर लिविंग रूम में बैठ गए। अनिका और रोहित दोनों काफी थकान महसूस कर रहे थे। दिल्ली से इतनी लंबी ड्राइव और उसके बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके कारण अनिका काफी थकावट महसूस कर रही थी। रोहित भी काफी थका हुआ लग रहा था। घर का एक नौकर रोहित और अनिका के लिए पानी लेकर आया और झुककर बड़े ही रिस्पेक्ट से उस नौकर ने रोहित की ओर देखकर पूछा, सर, क्या आप और मैडम कॉन्टिनेंटल खाना पसंद करेंगे या इंडियन? रोहित ने उस नौकर की बात का जवाब देते हुए कहा, एक काम करो, तुम एक बाउल में कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेकर आओ और थोड़ा सलाद काट कर ले आना। हम दोनों थोड़ा थोड़ा खाकर आराम करेंगे। हम दोनों बहुत थक चुके हैं। कल सुबह का ब्रेकफास्ट मैडम की पसंद का बनाना। नौकर ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और पूछा, मैडम, आप सुबह के नाश्ते में क्या पसंद करेंगे? अनिका किसी भी बात का जवाब देने के मूड में नजर नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में काफी थकावट नजर आ रही थी। अनिका ने बिना देखे ही जवाब देते हुए कहा, तुम्हें जो भी अच्छी तरह से बनाना आता हो वो बना देना। नौकर जान चुका था कि अब वो ज्यादा सवाल पूछकर अपने मालिक को परेशान नहीं कर सकता था, इसलिए मुस्कुराकर नौकर बड़े ही अदब से अपना सर झुकाकर वहां से चला गया। रोहित ने अनिका के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे लगता है अब तुम्हें चलकर कुछ देर के लिए आराम कर लेना चाहिए। तुम काफी थक गई हो। रोहित की बात में हामी भरते हुए अनिका रोहित के साथ खड़ी होकर बंगले में बने एक आलीशान बेडरूम में चली गई। रोहित और अनिका के जाते ही वो नौकर फिर से किचन से बाहर निकला। जैसे ही रोहित और अनिका कमरे के अंदर गए, वो नौकर तेजी से बंगले के बाहर जाने लगा। लोगों से छुपते छुपाते वो नौकर बंगले के पीछे वाले गेट के पास पहुंचकर यहाँ वहां देखने लगा। फिर अपनी जेब से एक फोन निकालकर उस नौकर ने एक नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, उस नौकर ने कहा, मुझे लगता है वो किताब इन दोनों को अब तक मिली नहीं। सर, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को कोई किताब मिली है। जैसे ही मनाली के मारवा हाउस के नौकर ने फोन पर किसी से ये बात कही, कुछ देर तक वो खामोश खड़ा फोन पर सामने वाले आदमी के इंस्ट्रक्शन सुनता रहा। कुछ देर बाद सारे इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद उस नौकर ने फोन पर कहा, ठीक है बॉस, मैं अभी पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अपना फोन फिर से डिस्कनेक्ट करने के बाद वो नौकर धीमे कदमों से फिर से मनाली के मारवा हाउस के अंदर चला गया। धीरे धीरे अपने आसपास नजर रखते हुए वो नौकर अनिका और रोहित के बेडरूम के पास पहुंचा। नौकर बिल्कुल होशियार और अलर्ट था। जैसे ही किसी के कदमों की आहट उसे कानों पर पड़ती, वो किसी कोने में जाकर छुप जाता। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि अब घर के किसी और नौकर की या सिक्योरिटी गार्ड की नजर उस पर नहीं थी, तब वो तेजी से दौड़कर अनिका और रोहित के बेडरूम के पास चला गया। उसने धीरे से अपने कान दरवाजे पर लगा दिए। वो अंदर हो रही बातचीत को सुनने की कोशिश करने लगा। तभी उसके कानों पर अनिका और रोहित की बातें पड़ी। रोहित अनिका से कह रहा था, आज मौसम बड़ा सुहाना है, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। अनिका ने रोहित की इस बात का जवाब देते हुए कहा, तुम तो हमेशा ही ये बात कहते रहते हो। देखो, इस वक्त मैं बहुत थक चुकी हूँ, कोई शरारत करने की कोशिश मत करना। इसके बाद अचानक ही रोहित और अनिका की आवाजें आनी बंद हो गईं। नौकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। कुछ देर तक जब बेडरूम के अंदर से रोहित और अनिका की कोई आवाज नहीं आई, तो नौकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। घर के एक कोने में जाकर उस नौकर ने फिर से अपने बॉस को फोन लगाकर कहा, आपके कहने पर मैंने काफी रिस्क उठाकर उनके बेडरूम के पास जाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की, मगर मैंने जो सुना वो मैं आपको बता नहीं सकता। मगर इतना समझ लीजिए कि एक बात तो पक्की है कि उनके पास ऐसी कोई किताब नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये कहने के बाद उस नौकर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और मुस्कुराते हुए फिर से अपने काम पर लग गया। वहां बेडरूम के अंदर जब रोहित और अनिका को यकीन हो गया कि अब उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा था, तो अनिका ने रोहित से कहा, तुम दरवाजे पर अपनी नजर बनाए रखो जब तक मैं ये किताब में दिए गए कोड्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। ज्योति बुआ के घर से जो किताब मिली थी, उस किताब को अनिका काफी देर तक पढ़ती रही।
स्वाति मल्होत्रा ने बड़े ही ध्यान से किताब में अलग अलग जगह पर अनिका के लिए कुछ नंबर्स और सिंबल छोड़े थे। अनिका ने एक एक करके उन सारे लेटर्स और सिंबल्स को डिकोड किया तो अनिका को एक पासवर्ड दिखाई दिया। पासवर्ड के साथ साथ अलग अलग कोड्स के जरिए स्वाति मल्होत्रा ने उस किताब में एक बैंक और सेफ डिपॉजिट लॉकर का नंबर भी लिखा था। सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद जब अनिका ने एक पेपर पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी तो रोहित अनिका के पीछे आकर वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने की कोशिश करने लगा। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, ये बैंक तो दिल्ली की बैंक है। मेरे ख्याल से इस सेफ डिपॉजिट लॉकर के अंदर माँ ने कोई पार्सल छोड़ा है जो वो मुझ तक पहुंचाना चाहती हैं। अनिका की बात सुनकर रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। रोहित ने अनिका से कहा, पार्सल? इसका मतलब यह है कि तुम्हारी माँ ने उस सेफ डिपॉजिट लॉकर में जो कुछ भी छोड़ा है वही V16 पावर ड्रग है। रोहित के सवाल का जवाब तो खुद अनिका भी नहीं जानती थी, मगर अनिका अब इतना जान चुकी थी कि वो V16 पावर ड्रग को पाने के बेहद करीब थी। अनिका ने रोहित से कहा, ये तो वहीं जाकर पता लगेगा। मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द दिल्ली जाकर इस बैंक के सेफ डिपॉजिट लॉकर को खोलकर पता लगाना चाहिए कि माँ ने उस लॉकर के अंदर क्या छुपाया है। अनिका के चेहरे की बेचैनी देखकर रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो, इस वक्त अगर हमने इस तरह का कोई भी कदम उठाया तो हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। अनिका रोहित की बात समझ नहीं पा रही थी। रोहित ने अनिका को समझाते हुए कहा, देखो, हमारे दुश्मनों ने हम पर नजरें बनाए रखी हैं। हर वक्त कोई ना कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमें नहीं पता वो लोग कौन हैं, मगर हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारी और उनकी मंजिल एक ही है और वो लोग किसी भी हालत में हमसे पहले उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। अनिका ने रोहित की बात को बीच में काटते हुए कहा, और अगर ऐसा हो गया तो वो पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर ये V16 पावर ड्रग किसी भी खतरनाक आदमी के हाथ पड़ गया तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरे की बात हो सकती है। रोहित ने अनिका को शांत करते हुए कहा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जल्दबाजी से कोई कदम उठाना नहीं चाहिए। अगर हम इस वक्त दिल्ली के लिए रवाना हुए तो वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे। उन्हें इस बात का पता चल जाएगा कि जरूर हमें कोई ऐसा राज पता चला है जिसकी वजह से हम इस वक्त इतनी रात गए दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पीछे कौन लगा हुआ है, कितने लोग हैं वो। जब तक हमें इस बात का पता नहीं लग जाता कि हमारा दुश्मन कौन है, हमें बड़े ही ध्यान से हर कदम उठाना होगा। अनिका रोहित की बात से पूरी तरह से कन्विंस थी। अनिका ने रोहित से कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये प्रमोद जिसने V16 पावर ड्रग का इंजेक्शन लिया था, उसे हराने में तुम्हें कितना वक्त लगा? रोहित जानता था कि अनिका ऐसा क्यों पूछ रही थी। रोहित ने अनिका से कहा, वैसे कुछ खास नहीं लगा। उस ड्रग की वजह से उसके शरीर में ताकत काफी बढ़ गई थी, इसलिए उसे हराने में मुझे 4-5 मिनट का वक्त लग गया था, मगर कोई खास परेशानी नहीं हुई मुझे। रोहित की बात सुनकर अनिका ने एक राहत की सांस ली। अनिका दरअसल रोहित को ये सवाल पूछकर ये जानना चाहती थी कि आखिर उस ड्रग का कितना और कैसा असर होता था आम लोगों पर, क्योंकि अगर पावर ड्रग की फॉर्मूला से बनाई गई नकली पावर ड्रग भी अगर इंसान को हैवान बना सकती है तो अनिका और रोहित के दुश्मन कितने ताकतवर होंगे ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इतने ताकतवर लोगों से लड़ना अनिका और रोहित के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये भी अनिका जानना चाहती थी। रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम कुछ देर आराम कर लो, हम कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस वक्त तुम्हारा आराम करना बहुत जरूरी है। अनिका ने रोहित से कहा, मगर कल सुबह तक अगर बहुत देर हो गई तो क्या हम किसी भरोसेमंद आदमी को भेजकर अभी इसी वक्त पता नहीं लगा सकते कि उस लॉकर में क्या है? इससे पहले कि रोहित कुछ सोचकर इस बात का जवाब दे पाता, अनिका ने अपनी बात बदलते हुए रोहित से कहा, नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे आदमियों पर भरोसा नहीं है, मगर ये भी हो सकता है कि मेरी माँ ने उस सेफ तक पहुँचने के लिए भी एक जाल बिछा कर रखा हो। अगर मेरी जगह कोई और उस सेफ तक पहले पहुँच जाता है तो उसके लिए ये एक ट्रैप बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब तक मैं अपनी माँ को जितना जानती हूँ, मैं इतना तो समझ गई हूँ कि वो कोई आम इंसान नहीं थी। लोगों की सोच जहाँ खत्म होती थी वहीं से उनकी सोच शुरू होती थी। उन्होंने जरूर इस बात के लिए भी एक सिक्योरिटी कवच बिठा रखा होगा। हम रिस्क नहीं ले सकते, रहने दो, हम खुद ही कल सुबह दिल्ली जाकर पता लगाएंगे कि आखिर सेफ डिपॉजिट लॉकर में मेरी माँ ने क्या छुपा रखा है। कुछ देर बाद अनिका और रोहित के बेडरूम पर किसी ने नॉक किया।
जब रोहित ने दरवाजा खोला तो वही नौकर अनिका और रोहित के लिए एक ट्रे में दूध और कुछ नाश्ता लेकर आया था। रोहित ने वो ट्रे नौकर के हाथ से ली। नौकर मुस्कुराकर बड़ी अदब से अपना सर झुकाकर वहां से चला गया। जब रोहित ने अनिका को दूध ऑफर किया तो रोहित ने देखा कि अनिका अपनी आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर लेटी थी। रोहित को एहसास हो चुका था कि अनिका शारीरिक थकान की वजह से बिना खाना खाए ही गहरी नींद में सो चुकी थी। जैसे ही अनिका नींद में गहरी सांसें लेने लगी, रोहित ने अपने हाथों में पकड़ी हुई नाश्ते की ट्रे बड़े ही आराम से साइड टेबल पर रखी और धीरे धीरे बाथरूम की ओर जाने लगा। रोहित ने बड़े ही आराम से बाथरूम का दरवाजा बंद किया और बाथरूम में आईने के सामने खड़े होकर अपना शर्ट उतारने लगा। रोहित के कंधे और छाती के पास गहरे जख्म नजर आ रहे थे। जब रोहित ने मुड़कर अपनी पीठ आईने में देखने की कोशिश की तब उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर भी काफी जख्म लगे थे। दरअसल रोहित जब प्रमोद के साथ फाइट कर रहा था तब रोहित को इस बात का एहसास हो चुका था कि प्रमोद पावर ड्रग की वजह से काफी ताकतवर हो चुका था। आमतौर पर रोहित किसी भी फाइटर को कुछ ही सेकंड के अंदर बड़े ही आराम से हरा देता था, मगर प्रमोद को हराने के लिए रोहित को 3 से 4 मिनट तक उसके साथ फाइट करनी पड़ी थी। प्रमोद का एक एक मुक्का रोहित को काफी चोट पहुंचा रहा था। रोहित जानता था कि उसकी जगह पर अगर कोई और प्रमोद के साथ इस तरह की फाइट करता तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन था, मगर रोहित बलबीर सर की एकेडमी का सबसे ताकतवर रेसलर था। रोहित की फाइटिंग स्किल्स काफी तेज और ताकतवर थी, जिसकी वजह से वो प्रमोद को हराने में कामयाब हुआ था। मगर रोहित मन ही मन ये बात जान चुका था कि अगर प्रमोद नकली ड्रग को लेकर इतना ताकतवर बन गया था तो जो लोग पावर ड्रग का इस्तेमाल कर रहे थे वो कितने ताकतवर हो सकते थे। रोहित अच्छी तरह जानता था कि प्रमोद तो इस पूरे नेक्सस का बहुत ही छोटा हिस्सा था। प्रमोद के ऊपर कई लोग थे जो प्रमोद से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो सकते थे। रोहित ये बात अच्छी तरह से जान चुका था कि रोहित और अनिका के लिए उन सब लोगों से लड़ना बेहद खतरनाक होने वाला था। मगर रोहित इस वक्त अनिका को प्रमोद की ताकत के बारे में कहकर उसे टेंशन में नहीं डालना चाहता था, इसलिए रोहित ने अपने जख्मों को और अपने दर्द को छुपा कर रखा था। अपने कपड़े बदलकर रोहित चुपचाप अनिका के बगल में आकर लेट गया। सुबह जब अनिका की आंखें खुली, रोहित ऑलरेडी तैयार हो चुका था। अनिका के बिस्तर के सामने नाश्ते का टेबल सजा दिया गया था। जैसे ही अनिका ने अपनी आंखें खोली, रोहित ने कहा, पहले फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, उसके बाद हम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। नाश्ता करने के बाद जैसे ही रोहित और अनिका दिल्ली जाने के लिए अपनी कार में बैठकर रवाना होने लगे, तब अनिका ने रोहित से कहा, दिल्ली जाने से पहले मुझे थोड़ा काम है। रोहित अनिका की ये बात सुनकर हैरान हो गया। अनिका ने रोहित से कहा, पहले ज्योति बुआ के घर ले चलो मुझे। जैसे ही रोहित अनिका को लेकर ज्योति बुआ के घर पहुंचा, वहां ज्योति बुआ जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रही थी, उन्होंने अनिका को देखते ही कहा, अरे बेटा, मुझे फोन कर दिया होता, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बना कर रखती। मैं और तुम्हारे अंकल तो बहुत कम नाश्ता करते हैं बेटा। चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों कुछ देर आराम से घर में बैठो, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। ज्योति बुआ की बात सुनकर जयप्रकाश जी भी घर से बाहर आ गए। अनिका और रोहित को देखकर उन्होंने एक पल के लिए अपना सर झुका लिया। उन्होंने रोहित को अनिका का बॉडीगार्ड समझा था, इस बात को लेकर वो अभी भी शर्मिंदा थे। अनिका ज्योति बुआ और जयप्रकाश जी के पास गई और ज्योति बुआ के हाथ में एक चाबी का गुच्छा थमाते हुए कहने लगी, ये हमारे बंगले की चाबी है। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप लोग उसी बंगले में रहें। अनिका की बात सुनकर ज्योति बुआ और जयप्रकाश जी एक दूसरे को देखने लगे। जब अनिका ज्योति बुआ और जयप्रकाश जी से बातें कर रही थी, तब रोहित आसपास के घरों पर नजरें बनाकर खड़ा था। रोहित को कई लोग घरों की छतों से ताक झांक करते हुए नजर आ रहे थे, मगर रोहित के लिए ये कहना मुश्किल था कि इनमें से कौन सी आंख थी जो बाज बनकर रोहित और अनिका का पीछा कर रही थी। अनिका ने ज्योति बुआ के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अगर उस घर में आप लोग रहने नहीं गए तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में वो घर पूरी तरह से बंजर हो जाए। अगर आप लोग वहाँ रहेंगे तो उसी बहाने वो घर मेंटेन भी हो जाएगा। मेरी माँ की कई यादें उस घर से जुड़ी हैं। मैं नहीं चाहती कि वो यादें हमेशा हमेशा के लिए उस घर के साथ साथ बंजर हो जाएं।
ज्योति बुआ और जयप्रकाश जी अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका भले ही अपने पुराने घर को मेंटेन करने की बात कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं अनिका चाहती थी कि ज्योति बुआ और जयप्रकाश जी एक छोटे से घर को छोड़कर अच्छी तरह एक अच्छे घर में अपनी जिंदगी बिताएं। ज्योति बुआ के पास अनिका को ना करने का कोई कारण नहीं था। घर की चाबी ज्योति बुआ के हाथ में थमाने के बाद अनिका ने अपने पर्स से कुछ कागजात बाहर निकाले और जयप्रकाश जी के हाथों में थमाते हुए कहा, ये अनिकरण फार्मास्यूटिकल कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम कर दी है। दरअसल वो बात यह है कि कंपनी के पुराने मैनेजर अब रिटायर हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद अनिकरण फार्मास्यूटिकल की सारी जिम्मेदारियां आप उठा लें। यूं समझ लीजिए कि आपके नाम कर रही हूँ। जयप्रकाश जी समझ नहीं पा रही थी कि वो अनिका को इस बात का क्या जवाब दें। इससे पहले कि ज्योति बुआ अनिका से कुछ कहने जाती, अनिका ने कहा, यूं समझ लीजिए कि मुझ पर यह बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरी माँ की आखिरी निशानी है ये अनिकरण फार्मास्यूटिकल कंपनी। इसे आगे चलाने के लिए मुझे आपके सहारे की जरूरत है। मेरे पास ना तो इतना टाइम है और ना ही कंपनी को चलाने का कोई एक्सपीरियंस। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले लें। जयप्रकाश जी और ज्योति बुआ समझ नहीं पा रहे थे कि वो अनिका पर एहसान करने जा रहे थे या अनिका उन पर कोई एहसान कर रही थी। मगर अनिका ने जिस तरह से ये बात उनके सामने रखी थी, ज्योति बुआ और जयप्रकाश जी के पास अनिका का काम ना करने का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। अनिका ज्योति बुआ और जयप्रकाश जी को सारी जिम्मेदारियां सौंपकर रोहित के साथ कार में बैठकर वहां से चली गई। रोहित ने अपनी नजरें अपने आसपास चल रही हर गाड़ी और हर आदमी पर जमा कर रखी थी। जैसे ही रोहित को किसी पर शक होता, वो अपना रास्ता बदल लेता। रास्ते बदलते हुए अनिका और रोहित दिल्ली की ओर आगे बढ़ने लगे। वहां यूरोप की एक सुनसान आइलैंड से एक बड़ा सा जहाज पानी में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने के लिए निकला। जहाज काफी बड़ा था, मगर जहाज पर किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। जहाज पूरी तरह से खाली था। ऐसा लग रहा था किसी ने एक बड़ा सा पैसेंजर जहाज बुक करके अपने निजी इस्तेमाल के लिए उस जहाज को हायर किया था। जहाज पर काम करने वाले कुछ लोगों के अलावा जहाज पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जहाज का जो स्टाफ था वो भी काफी अजीब लग रहा था। फटे पुराने कपड़े और चाल ढाल देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग किसी कंपनी के लिए काम करते थे, बल्कि अफ्रीका के गरीब देश के वो कुछ लोग थे जो शायद किसी के कहने पर जहाज में काम करने आए थे। जहां से एक बड़े आलीशान कमरे में धीरे धीरे आयशा मारवा ने अपनी आंखें खोली। आयशा का चेहरा काफी उतर चुका था। उनके शरीर में काफी कमजोरी नजर आ रही थी। आयशा ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली, तब कुछ देर के लिए उनके लिए ये समझना बेहद मुश्किल हो गया था कि ये उनके मरने के बाद की अवस्था थी या वो अभी भी जिंदा थी। उन्हें सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। धीरे धीरे जब आयशा ने पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमाई, तब अचानक उनकी नजर उनके बिस्तर के ठीक पास खड़े अक्षय वर्मा पर पड़ी। आयशा को होश में आते हुए देखकर अक्षय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अक्षय ने धीमी आवाज में आयशा से कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, बस तुम पैनिक मत होना। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद जूस बनवा लिए हैं। 3 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए तुम्हारे शरीर में कमजोरी होगी, मगर तुम फिक्र मत करना, मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल लाइट नाश्ता मंगवा लिया है। धीरे धीरे खाने की कोशिश करना, 1-2 दिन में तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। आयशा को अभी भी अपने गले के आसपास दर्द महसूस हो रहा था। अक्षय ने जब अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर आयशा का गला दबाने की कोशिश की, तब आयशा के गले के आसपास के काफी मसल्स इंजर्ड हो गए थे, जिसका दर्द अभी भी उन्हें महसूस हो रहा था। अक्षय ने लगभग आयशा के शरीर से उसकी जान निकाल ही ली थी। तभी उनके खास आदमी अंकुर नायक ने आकर अक्षय को बताया था कि अनिका का दरअसल किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा था। जब ये बात अक्षय ने सुनी तो वो पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने जो शर्त रोहित के साथ लगाई थी, वो शर्त अक्षय हार चुके थे। रोहित और आयशा के विश्वास की जीत हुई थी और अक्षय की हार हुई थी। मगर जब अक्षय को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने आयशा के गले को छोड़ा, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी थी और आयशा की कंडीशन बेहद बिगड़ चुकी थी। उनकी सांसें लगभग रुक चुकी थी। अक्षय ने किसी तरह उन्हें CPR देकर खुद उनकी जान बचाई
और आयशा को लेकर वो एक जहाज में बैठकर देश छोड़कर रवाना हो गए। अक्षय को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सालों पहले अपने ही प्यार की परीक्षा लेकर उन्होंने अपने ही प्यार को अपने आप से दूर कर लिया था, और आज 27 साल बाद भी फिर से अपने जुनून और आवेश में आकर उन्होंने आयशा की जान लेने की कोशिश की थी। जिस औरत से वो जिंदगी भर प्यार करते रहे, जिंदगी भर जिसके प्यार की खातिर उन्होंने किसी और को अपने नजदीक नहीं आने दिया, उसी औरत की जान लेने की कोशिश की थी अक्षय ने। अक्षय को पूरी तरह यकीन हो गया था कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। मगर जब अनिका की सच्चाई के बारे में अक्षय को पता चला, तब अचानक अपने आप पर भी उनको शर्म महसूस होने लगी। उन्हें आयशा की कही हुई हर बात धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। अक्षय अब ये समझ चुके थे कि आयशा ने उन्हें धोखा नहीं दिया था, बल्कि अक्षय की गलतियों की वजह से उन्होंने खुद आयशा मारवा को अपने आप से दूर कर दिया था। जैसे ही आयशा ने अपनी आंखें खोली, अक्षय ने सोच लिया था कि वो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल कर लेंगे। इसलिए अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए अक्षय ने आयशा से कहा, तुम फिक्र मत करना, मैं सब समझ चुका हूँ, सारी गलती मेरी थी। अरे तुम तो मुझसे प्यार करती थी, मगर मैं ही पागल था कि तुम्हें अपने प्यार और अपनी फैमिली के बीच किसी एक को चुनने का ऑप्शन दे दिया। वाकई में ये समझ नहीं पाया कि तुम और लड़कियों से काफी अलग हो, और इसीलिए ये जानने के बावजूद कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तुमने मुझसे ऊपर अपनी फैमिली को चुना। जिस बात को लेकर मुझे खुशी होनी चाहिए थी, उसी बात की वजह से मुझे गुस्सा आ गया, और मैंने तुम्हारे साथ साथ सच्चे प्यार को भी अपना दुश्मन बना लिया। तुम इतने साल उस वीरान बंगले में फूलों के साथ जिंदगी गुजारती रही, सिर्फ मेरी वजह से। मगर अब अकेलेपन में बिताए हुए हर पल की कीमत मैं तुम्हें आने वाली जिंदगी भर के लिए बेशुमार खुशियां देकर चुकाऊंगा। ये सब बातें करते हुए अक्षय की सांसें तेज हो रही थी। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि अक्षय ये किस तरह की बातें कर रहा था और वो क्या करना चाहता था। आयशा शारीरिक तौर पर काफी कमजोर पड़ गई थी, मगर किसी तरह अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर आयशा ने अक्षय से कहा, ये तुम कहाँ ले आए हो मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, मुझे अभी रोहित के पास ले चलो। अक्षय वर्मा ने आयशा मारवा से कहा, देखो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जरूर तुम्हारे बेटे के पास ले चलूंगा, मगर इस वक्त तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, तुम कुछ खा लो। आयशा की ओर नाश्ते की प्लेट आगे बढ़ाते हुए अक्षय वर्मा ने कहा, लो कुछ खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। हम दोनों भले ही हमारी जिंदगी के कीमती साल खो चुके हैं, मगर आने वाली जिंदगी साथ साथ गुजार कर हम हमारे प्यार को फिर से कायम कर सकते हैं। मैंने सब कुछ सोच लिया है। इससे पहले कि अक्षय वर्मा अपनी बात आगे बढ़ाता, आयशा ने अक्षय के हाथों में पकड़ी हुई प्लेट को जमीन पर पटकते हुए उससे कहा, बकवास करना बंद करो और मुझे अपने बेटे के पास ले चलो, अभी के अभी। इसके बाद आयशा ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर बिस्तर से खड़े होकर कमरे से बाहर दौड़ने की कोशिश की। अक्षय ने आयशा को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, देखो इस वक्त तुम्हारे शरीर में काफी कमजोरी है, तुम पहले कुछ खा लो, कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। आयशा अक्षय की बात सुनने वाली नहीं थी। वो किसी तरह कमरे से बाहर निकली। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़े पानी के जहाज में थी। जहां तक आयशा की नजरें पड़ रही थी, उन्हें सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। कई दिनों बाद आयशा ने अपनी आंखें खोली थी, इसलिए सूरज की रोशनी जैसे ही उनकी आंखों पर पड़ी, उनकी आंखें बंद होने लगी। मगर आयशा को इस बात का एहसास हो चुका था कि यहाँ दूर दूर तक उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ पल तक जहाज के डेक पर खड़े रहने की वजह से तेज धूप के कारण आयशा को चक्कर आने लगे। इससे पहले कि आयशा चक्कर खाकर गिर जाती, अक्षय ने उन्हें सहारा देते हुए कहा, तुम अंदर चलो, इस वक्त तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ये कहते हुए अक्षय आयशा को धीरे धीरे फिर से कमरे में ले गए। आयशा को बिस्तर पर लिटाने के बाद अक्षय ने फिर से टेबल से कुछ फल उठाए और आयशा को ऑफर करते हुए कहा, प्लीज तुम कुछ खा लो, वरना तुम्हारा शरीर और ज्यादा कमजोर पड़ता जाएगा। तुम समझने की कोशिश करो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं।
आयशा ने अपने हाथों से अक्षय के ऑफर किए हुए फल झटकते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो। तुम अब इंसान नहीं रहे बल्कि एक जानवर बन गए हो। मैं इस उम्र में मेरे बेटे और मेरे पोते पोतियों के साथ अपनी बाकी बची जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। हाँ, ये सच है कि आज से कई साल पहले मैंने तुमसे प्यार किया था, मगर वो प्यार खत्म हुए अब कई साल बीत चुके हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे अफसोस है, मगर अब इस वक्त मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, अभी इसी वक्त। और अगर तुमने मुझे मेरे बेटे के पास नहीं जाने दिया तो मैं यहीं पर इसी कमरे में अपनी जान दे दूंगी। न कुछ खाऊंगी और न पानी पीऊंगी। अक्षय समझ चुका था कि आयशा के फैसले को बदलना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था, इसलिए चुपचाप अपना सर झुकाए अक्षय कमरे से बाहर निकल गया। अक्षय के जाते ही आयशा ने राहत की सांस ली। कमजोरी की वजह से धीरे धीरे आयशा की आंखें भारी होने लगी। वो मन ही मन रोहित, अनिका और अपने पोते पोतियों का चेहरा याद करने लगी। आयशा अब तक ये जान चुकी थी कि इस जहाज से उसका भागना नामुमकिन था। वो अपनी बाकी बची कुछ पल की जिंदगी अपने परिवार को याद करके बिताना चाहती थी। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा फिर से खुला। 3-4 अफ्रीकी मूल के लोग अपने हाथ में एक बड़ा सा वाटर टैंक लेकर कमरे में दाखिल हुए। फिर वो लोग एक के बाद एक बाल्टी में भर भर के उस वाटर टैंक में पानी डालने लगे। जब वो बड़ा सा वाटर टैंक पूरी तरह से भर गया तब अक्षय कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अक्षय के आते ही उसके आदमी कमरा छोड़कर चले गए। अक्षय ने आयशा मारवा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी आंखों के सामने मैं अपने आप को सजा देने के लिए तैयार हूँ।